तो आइए अब लेक्चर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लेक्चर 6 में सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जो ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर थी उसका फॉर्मूला हमने लिखाया था। अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना हो, कभी इसको न्यूमेरिकल दिया हुआ हो और उसके साथ अगर आपको इंडिकेटेड पावर या इंडिकेटेड हॉर्स पावर निकालना है, तो इंडिकेटेड पावर निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा ये मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होगा वो उसको रखेंगे किस में, किस यूनिट में रखेंगे, तो क्या चीज़ आएगी, कैसे, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये किलो पास्कल में रखा जाएगा, ये देखिए यहाँ पर किलो पास्कल। और जो लेंथ ऑफ ये जो है पिस्टन स्ट्रोक की जो लेंथ है ये मीटर में होगी, ये होगी मीटर में। एरिया जो होगा वो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो किस में हो जाएगा, वो ये सिलेंडर क्रॉस सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर में लेंगे। और नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक जो होगा वो रोटेशन पर सेकेंड आरपीएस में लिया जाएगा। के लिए आपको पता ही है कि जो के की वैल्यू होगी वो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए 1 होगी, और अगर ये इंजन 4 स्ट्रोक दिया हुआ है तो हाफ लेंगे। और एन की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ, यहाँ पर सिलेंडर, कितने सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, नंबर ऑफ सिलेंडर, कितने सिलेंडर का वो इंजन है, ये अपॉन 1000। जब ये इसमें सारी वैल्यूज़ रख करके कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पावर आएगी वो किलोवाट में आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर। फ्रिक्शन हॉर्स पावर क्या होती है? फ्रिक्शन हॉर्स पावर का मतलब होता है पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम, पावर रिक्वायर्ड टू ओवरकम द लॉस ऑफ पावर ड्यू टू फ्रिक्शन इन एन इंजन। एक इंजन में आप जानते हैं कि जो पावर पूरी जनरेट होती है वो क्या होती है, वो इंडिकेटेड पावर होती है जब फ्यूल बर्न करता है, और टोटल पावर जब जनरेट होती है एज हीट एनर्जी। तो होगा क्या कि जो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर पिस्टन जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, तो जो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन के जो लॉसेस होते हैं वो वहाँ पर उसमें कुछ पावर खर्च हो जाती है। वो जो पावर होती है, जो पावर जनरेट होती है, वो वहाँ पर जो है कुछ खर्च हो जाती है फ्रिक्शन लॉसेस को ओवरकम करने के लिए। तो जो बची हुई पावर होती है वो पावर ही जो होती है वो क्रैंकशाफ्ट में आती है, जो एक्चुअल पावर इंजन डिलीवर कर रहा होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर के बारे में बात करें तो क्या हो गया, ये इंडिकेटेड पावर और ब्रेक हॉर्स पावर, अगर आपको इंडिकेटेड पावर पता है और ब्रेक हॉर्स पावर पता है, या इंडिकेटर हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर का जो इनका जो डिफरेंस ले लेंगे, वो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हॉर्स पावर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्रिक्शन हॉर्स पावर बराबर इन दोनों का डिफरेंस किसका, इंडिकेटेड हॉर्स पावर टोटल पावर जनरेटेड माइनस ब्रेक हॉर्स पावर टोटल पावर अवेलेबल एट दी क्रैंक शाफ्ट। तो जो क्रैंक शाफ्ट पर जो टोटल पावर जो भी अवेलेबल है उसके बारे में। तो ये चीज़ यहाँ पर आई है। अब हमने आपको ये बताया था इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, इंडिकेटेड पावर कैसे कैलकुलेट होती है, और हमने उसी पे आपको, उसके पहले आपको बताया था कि ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है या ब्रेक पावर क्या होती है। तो ब्रेक पावर कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला होता है। तो जो ब्रेक पावर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको भी कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक पावर,
ब्रेक पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रेक पावर को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो ऐसे लिखें, ब्रेक पावर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई NT होल अपॉन 60 इंटू 1000, ये किलो वाट में। किसमें क्या चीज़ें हैं इसमें, ये स्पीड है, ये स्पीड RPM में, ठीक है, स्पीड RPM में। T क्या है, टॉर्क है, ये टॉर्क है, ये न्यूटन मीटर में होगा, टॉर्क न्यूटन में। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ये T टॉर्क है, बाकी तो सब पता ही है आपको, ये किलोवाट में निकल आएगा। तो ये इस तरीके से अगर वाट में निकालना होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो है ये कहने मतलब हो गया, अगर वाट में अगर आपको निकालना है तो ये आप 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो चीज़ वही हो गई। तो यहाँ तक एक चीज़ आपने आपको बताई कि जो पावर जनरेट हो रही है इंजन के अंदर, उसमें हमने 3 तरीके से उसमें कैलकुलेशन हमने सेलेक्ट किया। एक तो पूरी टोटल पावर जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाएगा, टोटल पावर जो अवेलेबल हुई ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। उसके बाद ब्रेक हॉर्स पावर जो क्रैंकशाफ्ट पर अवेलेबल हुई, और इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन हॉर्स पावर कहलाएगा, क्योंकि जो इंजन के अंदर जो है, जो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में बहुत सारे फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं, वो उसमें कुछ पावर जो होती है ये खर्च हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से सारा वो फार्मूला जो ब्रेक पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला पहले भी आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरिएशन किस तरीके से होता है अगर इंजन की स्पीड बढ़ती है, तो जो ये इंडिकेटेड पावर है, ब्रेक पावर है और फ्रिक्शन पावर है, इनमें कैसे वेरिएशन होता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे, वेरिएशन ऑफ इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शन पावर, इसमें कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है, विद स्पीड इंजन की स्पीड के साथ कैसे वेरिएशन होता है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं और उससे आपको बताते हैं समझा करके कि कैसे ये होगा। देखिए ये एक हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, तो इससे जो है ये इंजन की स्पीड, ये किस में ले रहे हैं हम, RPM में। इंजन की स्पीड हमने एक्स एक्सिस पर लिया और इस एक्सिस पर ले रहे हैं हम टॉर्क, जो टॉर्क हमको अवेलेबल हो रहा है, टॉर्क ये किस में ले रहे हैं, ये, या फिर हम इसको बोलेंगे या हॉर्स पावर, टॉर्क या हॉर्स पावर, ठीक है। तो टॉर्क हो गया, या जो हमको जो पावर अवेलेबल हो रही है, किसी टॉर्क के थ्रू ही पावर अवेलेबल होगी, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो टॉर्क और पावर अवेलेबल, तो यहाँ पर हम ये टॉर्क के बारे में बात करें कि जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ती जाती है, इंजन की स्पीड बढ़ेगी तो जो टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो RPM के साथ बढ़ेगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो घटना शुरू हो जाती है, ये। और इसी तरीके से अगर हम, और ये जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क अवेलेबल है, ये इंडिकेटेड पावर के साथ किस तरीके से कनेक्टेड होता है वो ज़रा देखिए। वो ऐसे कनेक्टेड होता है कि ये जो है ये कैसे इसका वेरिएशन होगा, वेरिएशन वो इस तरीके से होगा, वो ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर ये इंडिकेटेड पावर मैक्सिमम 1 RPM पर होगी, उसके बाद क्या होगी, ये कम होना शुरू हो जाएगी, कम मिलना शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही हम ब्रेक पावर के बारे में बात करें तो जो ब्रेक पावर होगी वो भी जो है उसका वेरिएशन भी इसी तरीके से होगा, ब्रेक पावर का हो गया। तो ये इंडिकेटेड पावर लिख लीजिए आप इसको, ये लिख लीजिए ब्रेक पावर, और ये जो है ये टॉर्क अवेलेबल, जो भी टॉर्क हमको अवेलेबल हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो ये इंजन स्पीड है
ये मैक्सिमम टॉर्क हमको जो है एक पर्टिकुलर आरपीएम पर ही मिल रहा है। देखिए इस आरपीएम पर ही हमको यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। उसके बाद अगर हम आरपीएम बढ़ा रहे हैं या इंजन की स्पीड बढ़ रही है तो जो ये टॉर्क है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जा रहा है ना। बाकी चीज़ें तो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो जैसे जैसे इंजन की स्पीड बढ़ेगी इंडिकेटेड पावर हो बढ़े, क्योंकि अब जैसे जैसे आप इंजन की स्पीड बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगी कब, जब फ्यूल ज़्यादा इंटर करेगा तो स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा ये है क्या, कह रहा है कि ये जो जब इंजन की स्पीड बढ़ती रहती है तो एक सर्टेन नंबर के बाद, मतलब एक सर्टेन वैल्यू के बाद जो टॉर्क होता है देखिए वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। अब ये आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब इंजन की स्पीड बढ़ जाती है तो जो वैक्यूम होता है वो जो होता है वो अंदर के इंजन के अंदर का जो वैक्यूम होता है वो कम हो जाता है। स्पीड बढ़ जाने से इंजन के अंदर का जो वैक्यूम होता है वो कम हो जाता है आरपीएम बढ़ जाने से, ठीक है। और उससे क्या होता है, जो फ्यूल होता है, चूँकि वैक्यूम की वजह से जब सक करता है फ्यूल को, तो जब वैक्यूम होगा ही नहीं ज़्यादा तो फ्यूल कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आरपीएम जैसे ही बढ़ोगे तो वैक्यूम कम होता चला जाएगा। तो जो फ्यूल होगा वो कम सक करेगा, फ्यूल कम आएगा, कम फ्यूल इंटर करेगा सिलेंडर के अंदर। जब फ्यूल कम इंटर करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, अब जब फ्यूल कम होगा तो बर्निंग कम होगी, बर्निंग कम होगी तो उस केस में जो है फिर ये जो फोर्स होगा ये कम अवेलेबल होगा, ये उस केस में ज़्यादा फोर्स अवेलेबल नहीं होगा। तो ये चीज़ कह रहा है तो पिस्टन जो होगा वो अब बहुत ज़्यादा टॉर्क अप्लाई नहीं करा पाएगा। तो इस केस में ये चीज़ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंजन का आरपीएम बढ़ता है तो उस केस में जो इंजन के अंदर का जो वैक्यूम होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। तो आप लिख लीजिए कि ड्यू टू हायर स्पीड ड्यू टू हायर स्पीड द इंजन वैक्यूम falls down and less fuel enters, ज़्यादा फ्यूल इंटर नहीं करता। तो ये इसका एक रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सब, फिर उसके बाद एक नया टर्म आपको सुनने को मिलेगा, टैक्सेबल हॉर्स पावर। टैक्सेबल हॉर्स पावर, ये क्या होती है टैक्सेबल हॉर्स पावर? देखो टैक्सेबल हॉर्स पावर को जो हम डिनोट करते हैं वो THP या फिर हम SAE से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक ये इंजन की रेटिंग को बताता है। ये जो टैक्सेबल हॉर्स पावर होता है ये इंजन की रेटिंग को बताता है। ये टैक्सेशन पर्पस में यूज़ होता है ना। तो इसमें जो होता है ये जो बोर का जो सिलेंडर के बोर का है वो डायामीटर होता है, ये उसको नापते हैं इसमें, और कितने सिलेंडर हैं उसको नापते हैं, उससे जो है ये वैल्यू नापी जाती है। तो इसमें जो इसको जो है डिसाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो दो चीज़ें लेते हैं। वैसे होता क्या है, दिस इज़ रेटिंग ऑफ इंजन, दिस इज़ रेटिंग ऑफ इंजन। तो जैसा कि आपको पता है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि जो ये टैक्सेबल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, ये टैक्सेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर टैक्सेशन पर्पस। टैक्सेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ठीक है, तो ये जो है टैक्सेशन पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए इसमें क्या होता है, ये कैटेगराइज करता है इंजन को यूनिफॉर्म बेसिस पर। तो कैसे होता है ये, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे THP और
SAE हमने बताया था कि इसको मेज़र करने के लिए दो पैरामीटर हम लेंगे। पहला लेंगे D, ये डायामीटर इन mm, ठीक है। और क्या हो जाएगा, N नंबर ऑफ सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर ये हो गया अपान 1612.9। अब इसको लेकर के कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं होता, टैक्सेशन पर्पस में ही ये यूज़ होगा। और जो ज़्यादातर काउंटिंग में यूज़ होता है या काउंट करते हैं हम लोग, तो वो चीज़ ब्रेक पावर या ब्रेक हॉर्स पावर या इंडिकेटेड पावर, इनसे ही करते हैं। तो ये हमने आपको बताया थोड़ा सा कि जो इंजन की पावर होती है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो एक्चुअल में मिलती है और जो हमें जो है जो एक्चुअल में फ्यूल बर्न होने के बाद अवेलेबल होती है, और उसी से हम फ्रिक्शन हॉर्स पावर या फ्रिक्शन पावर भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज तक हम यही रखते हैं, आज यहीं तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बताएंगे आपको। थैंक यू।